तो हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बतलाया कि मैं आप लोगों को किस चीज़ की जानकारी दूंगा और मैं क्या आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो मैं आप लोगों को आज हिस्ट्री आज से क्लास स्टार्ट करता हूं और हिस्ट्री का मैं पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा दिल्ली सल्तनत। दोस्तों मेरे राइटिंग पर नहीं जाइएगा क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है। तो आज ये चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत। आखिर दिल्ली सल्तनत को कैसे क्यों कहा गया कि इसको हम दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया। हर के पीछे कुछ ना कुछ कारण होती होगी। तो आखिर इसे दिल्ली सल्तनत ही क्यों कहा गया भैया, इसे आगरा सल्तनत क्यों नहीं कहा गया। अब कोई हमसे अगर कोई कमेंट करना चाहे तो कोई कह देगा कि आपको मनोज ही क्यों कहा गया, आपको मनीष, ये तो बात की बात है। लेकिन इसे आखिर दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया। आगरा भी तो जगह है, आगरा भी जगह है, मुंबई भी जगह है, कई ऐसे स्थान है भारत में। तो इसे दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया। तो हम पहले कुछ वर्ष पहले चलते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से पूर्व हम चलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत से पूर्व जब हम आते हैं तो आप लोगों ने वीडियो कोई का वीडियो देखा होगा या मैंने कोचिंग वोचिंग में पढ़ा होगा कि 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया कब भैया, 1191 में। और उस जगह का नाम था तराइन। कब कब हमला किया, 1191 में। और उस समय शासक कौन थे, तो शासक थे पृथ्वीराज चौहान। तो जब 1191 में मोहम्मद गौरी ने तराइन पर आक्रमण किया तो उस समय तो पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत शक्ति होगी। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान पराजित नहीं हुए। उस समय 1191 में वो पराजित नहीं हुए, वो विजयी हुए। क्या हुए, विजयी हुए, उनकी जीत हो गई। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी नहीं है, इस इतिहास का ही चैप्टर है। तो विजय हुई। तो आपसे कोई पूछ देगा कि तराइन के प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई भैया, तो पृथ्वीराज चौहान की। किसकी विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की, समझे। और पुनः 1192 ईस्वी आया, एक साल बाद वह पूर्व आक्रमण किया किस पर, तराइन पर। और उस समय भाई था ना बेचारा पृथ्वीराज थे ना भाई, उनकी पराजय हो गई। अब कुछ कारण रहा होगा, कुछ दलाल होंगे, क्योंकि खाने वाले हजार हैं, अब बोने वाले कोई नहीं। कैसे बीजेपी कुछ भी काम कर दे या कांग्रेस कुछ भी काम कर दे, उसकी एक न एक प्रतिपक्ष होते हैं। तो उसी प्रकार से इसके पीछे भी इसके ही खाते थे और इसके साथ ही नमक हरामी कर दिए होंगे और जाकर मिल गए होंगे किसके साथ भैया, मोहम्मद गौरी के साथ। जब ये मोहम्मद गौरी के साथ मिल गए होंगे तो जब ये प्लान कुछ बना रहा होगा कि अगर कोई हम पर युद्ध करेगा तो हम इसको जवाब देंगे। तो पृथ्वीराज चौहान तो प्लान बना रहा था, समझे कि नहीं, बात को गौर करिए। पृथ्वीराज जो प्लान बना रहा होगा उसे इसके जो दलाल थे ना, कोई माने ए बी, इसके दलाल होंगे। तो यही दलाल जाके मिल गए किससे भैया, मोहम्मद गौरी से। और मोहम्मद गौरी से उसके दलाल जब मिल जाएंगे तो जो ये युद्ध की प्लानिंग बताएगा उसको ये लोग बता देंगे, माने नमक हरामी कर देंगे। और नमक हरामी किए तो एक साल पुनः बाद जब मोहम्मद गौरी आक्रमण किया तराइन पर तो वह जीत गया भारी मतों से। और उस समय 1191 में उनकी पराजय हो गई। यहां तक समझ आया। जब उनकी पराजय हो गई 1191 में, ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने यहाँ पर कई बातें आप लोगों को बता दी कि 1191 में प्रथम युद्ध हुआ किसका भैया, तराइन का। उसमें विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की। 1192 में युद्ध किसका हुआ, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें विजयी हो गए मोहम्मद गौरी।
किस कारण हुए? तो कुछ दलालों के कारण, जो पृथ्वीराज चौहान के तो खाते थे, लेकिन किसकी साथ देते थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ देते थे। ठीक, अब बात आता है कि वह तो अब उत्तर जो ये था मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी था, तो इसे तो जरूर कुछ, इतना बड़ा भारत है, पहले म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब तो भारत में था, तो इतना बड़ा भारत को वो अकेले तो नहीं संभाल सकता था। तो उसीलिए उसने एक उत्तराधिकारी बनाई जिसका नाम रखा एवक, माने जिसका नाम था एवक। क्या नाम था? उसने एक गुलाम था, उसका एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन एवक। समझे कि नहीं? कुतुबुद्दीन ऐबक था नाम उसका। अब जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण, इसको क्या, सॉरी भाई, देखिए मोहम्मद गौरी ने बनाया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गुलाम बनाया था, तो उसने गुलामी ना करके उसने वफादारी की, ठीक है कि नहीं? गुलामी ना करके उन्होंने और इसको अपना उत्तराधिकारी बना लिया। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर उत्तराधिकारी कौन होता है? तो जो राजाओं का राजा होता है, जो राजा के बाद, इसके बाद वह राजा करेगा, शासन करेगा, उसे ही अपना उत्तराधिकारी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो इसको उत्तराधिकारी बनाया। अब जब 1206 में गौरी साहब मर गए, क्या हुआ भैया? गौरी जी चल गए तो पार्वती जी के पास, ठीक है ना? गौरी जी की मौत हो गई, ठीक। तो 1206 में जब गौरी मरे, तो अब उत्तराधिकारिया जो बनल था वो चल गया इनको पास, तो ये हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दिल्ली के ये सल्तनत हो गए। तो आखिर अब पूछे कि सर कोई हमसे प्रश्न कर देगा कि आखिर इससे दिल्ली सल्तनत में क्यों आखिर नाम पड़ा? तो भैया ये जो कुतुबुद्दीन चचा थे, इन्होंने राजधानी बना लिया। किसको भैया जी? तो दिल्ली को राजधानी बना लिया, दिल्ली को अपना राजधानी बना लिया कि कुतुबुद्दीन ने। अब जो कुतुबुद्दीन थे उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, तो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। तो अब बात आती है कि आखिर सल्तनत क्यों कहा जाता है? तो सल्तनत इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के जो राजा, मुस्लिम राजा रहते थे ना, उसको सुल्तान कहा जाता था, और सुल्तान से लिया गया नाम सल्तनत, सल्तनत। तो इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। समझे कि नहीं? बात क्लियर हो गई कि दिल्ली सल्तनत की वापसी कैसे हुई, दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कहानी थी, मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था, कब हराया था, किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया, सभी बात मैंने आपको बतला दी है। ठीक, अब देखिए भैया, जब दिल्ली सल्तनत हुआ ना, तो इसकी कितने राजवंश है? अब कोई पूछ देगा कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन? तो आंख मूंद लीजिएगा, बैठ जाइएगा और डायरेक्ट जवाब दे दीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो उत्तराधिकारी था वही ना था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत का स्थापक कौन हो गया भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट आप लोग को बतलाते हैं कि दिल्ली सल्तनत को भी 5 भागों में बांटा गया। माने इसमें कितने राजवंश राज किए? तो 5 राजवंश राज किए। अब 5 राजवंश, ये दिल्ली सल्तनत मुगलों का था, लेकिन इसमें अगर संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो इसी पर राज नहीं किया, इसमें 5 वंश राज किए। पहला वंश क्या है भैया? गुलाम वंश, गुलाम। दूसरा क्या होगा भैया? खिलजी। तीसरा हो गया तुगलक। और चौथा क्या हो गया भैया? चौथा हो गया
तुगलक, देखिए पहला गुलाम हो गया, दूसरा खिलजी हो गया, तीसरा तुगलक हो गया, चौथा सैयद हो गया, सैयद वंश। सैयद वंश भैया बार बार कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारे राइटिंग बहुत खराब है भैया। आप लोग को कुछ जानकारी देने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए राइटिंग का थोड़ा मजाक ना उड़ाइएगा, समझ लीजिएगा। तो सैयद के बाद आता है लोदी, पचमे पर आता है लोदी, लोदी वंश। तो इसमें कितने राजवंश शासन किए भैया? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो हमने बताया कि गुलाम को माने दिल्ली सल्तनत में कितने शासन किए भैया? तो 5। यहां तक क्लियर? 5 शासन किए कि नहीं दिल्ली सल्तनत में। अब कोई पूछेगा अब गुलाम वंश में कब से कब तक रहा शासन? आखिर गुलाम वंश का शासन था ना, तो गुलाम वंश कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1206 से लेकर 1290 तक, साला 84 साल राज किया। और जो ये था ना तुगलक था, खिलजी था ना 1290 से लेकर 1320 तक, ये थोड़ा कम किया, लड़का था, गरीब के बाल बच्चा हो गया। और ये आया ना 1320 से 1414, 1320 से 1414 तक शासन किया। कौन भैया? तुगलकवा वही 1320 से 1414 तक, माने 1320 40 साल इनमें हो गया, माने 80 साल इनमें और 14 साल इनमें, माने 80 और 14 80 10 90 साल 94 साल ही राज किया। कौन भैया? तुगलक वंश। अब इसके बाद आता है सैयद वंश, जो 1414 से लेकर 1451 तक राज किया। कौन राज किया? सैयद वंश। और लोदी वंश कब से कब तक राज किया? तो 1414 से लेकर 1526 तक। देखिए यहां तक आप लोग क्लियर कीजिए। देखिए दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहता है? तो 1206 से 1526, ठीक है। अब 1206 ईस्वी में दिल्ली वंश माने किस वंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश की। ये कब तक शासन रहा? तो 1290 तक। क्लियर? गुलाम हम एक एक का बार बार पढ़ाएंगे आप लोगों को, पहले इतना क्लियर कीजिए कि गुलाम वंश कब से कब तक रहा भैया? तो 1206 से 1290 तक। कोई पूछ देगा भैया कि बताओ तो गुलाम वंश पढ़ते हो ना, बड़का इतिहासकार है ना, तो बताता हूँ कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ। तो आप आंख मूंद के कह दीजिएगा भैया कि 1206 में। अब खिलजी वंश 1220 से माने 1220 से अरे यार गलती हो गया, 1290 से कितना तक? 1320 तक ही शासन किया। 1290 में खिलजी वंश आया, फिर आया 1414 में 1320 से 1414 तक राज किया तुगलक वंश। तुगलक के बाद आया सैयद वंश, सैयद के बाद आया लोदी वंश। इतना क्लियर? ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी पढ़ा हूं आप लोग को अभी तक कितना बातें बतला चुका हूं। देखिए अब मैं थोड़ा कहानी ले लेता हूँ। एक लड़का था ना, उसे हम ज्यादा बता दिया करते थे ना, हमारे को एक टीचर थे, वो कहते थे अपन लड़कन से कि देख बाबू हम थोड़ा ज्यादा बता दे ना, तो क्या पता हमारा कारण कौची होए लगे है। लड़कवा कहला ना कि हाँ गुरुजी सही कही था। ये टीचरवा ये बतवा काहे बोला कि लड़का के ज्यादा दिमाग में अब नहीं घुसेगा, इतना ही घुसेगा, समझे कि नहीं। तो हम यहीं तक आज क्लास करते हैं, यहीं तक क्लास करते हैं। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमें जरूर फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। देखिए तो जब लड़कवा के पढ़े का मन तो नहीं था, गुरुजी तो जानते थे, तो इसीलिए अब मैं आप लोग को यहाँ से आप लोग को अब मैं बंद करता हूँ क्लास, और पुनः जब मैं आऊँगा 2 दिन बाद या 3 दिन बाद तो आपको गुलाम वंश ये सब पढ़ाऊंगा, सारा का चैप्टर होगा। ये तो अभी पहचान था, अभी ये तो अभी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। कैसे याद करेंगे उसको,
वो सब ट्रिक्स भी बतलाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक में अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो हमें बोल सकते हैं। धन्यवाद।